हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज जो है हम ह्यूमन फिजियोलॉजी जूलॉजी का जो पोर्शन है 12th क्लास का, उसके अंदर ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर अपन क्वेश्चनों की बात करेंगे। ये जो पोर्शन है जिसमें दो पार्ट आते हैं, मानव में रासायनिक समन्वय और दूसरा है मानव का जनन तंत्र। ठीक है, तो इसके अंदर ये पोर्शन 7 नंबर का आता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम ना बर्बाद करते हुए अपन जो पहला सवाल है, नर में पाए जाने वाले लिंग हार्मोन का नाम लिखिए। बहुत ही शानदार सा और आसान सा सवाल है। नर में पाए जाने वाले लिंग हार्मोन का नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन है। जी हाँ मेरे दोस्तों, क्या है? टेस्टोस्टेरोन है। और ये टेस्टोस्टेरोन कहां से आता है मैं आपको बता दूं कि नर के अंदर जो है प्राथमिक जननांग, नर के अंदर क्या है? प्राथमिक जननांग है, वो क्या होते हैं? वो होते हैं वृषण। और वृषण की संरचना के अंदर जब अपन स्टडी करते हैं तो वृषण की संरचना के अंदर जो लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं, जी हाँ कौन सी कोशिकाएं? लीडिंग कोशिकाएं जो पाई जाती हैं वो किसका जो है स्राव करती है? टेस्टोस्टेरोन, या अपन क्या बोल सकते हैं इसको? एंड्रोजन हार्मोन का क्या करती है? स्राव करती है। तो यही क्या है? एंड्रोजन हार्मोन बोल दो या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बोल दो, बात बराबर है। क्लियर? अब दूसरा ऑप्शन क्या आता है कि एंड्रोजन हार्मोन्स। एंड्रोजन हार्मोन्स देखो क्या होते हैं। एंड्रोजन हार्मोन की अपन बात करें तो एंड्रोजन जो हार्मोन है, मादा के अंदर प्राथमिक जो जननांग है वो क्या होंगे? प्राथमिक जननांग। प्राथमिक जननांग क्या होते हैं? जी हाँ बिल्कुल सही आंसर आपका, अंडाशय होते हैं। क्या होंगे? अंडाशय होंगे। और अंडाशय की जो संरचना है, अंडाशय की जो संरचना है, इसके अंदर क्या होता है कि जब यौनावस्था आती है तो यौनावस्था से पहले, वैसे तो मानव के अंदर मादा में जो भ्रूणीय अवस्था आती है तो भ्रूणीय अवस्थाओं के अंदर जो है फॉलिकल्स का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा? जी हाँ फॉलिकल्स बोल सकते हैं अपन, या इसको क्या बोल सकते हैं? पुटिका कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पुटिका कह सकते हैं। और ये जो पुटिकाएं हैं ये आगे जाकर डेवलपमेंट करती है, अर्थात इसके चारों ओर जो है ग्रेनुलोसा की जो लेयर है वो बन जाती है। और वो ग्रेनुलोसा की लेयर बन जाती है, इसको इस क्या बोलते हैं? प्राइमरी फॉलिकल्स बोलते हैं। पीएफ का मतलब समझाना, प्राइमरी फॉलिकल्स अर्थात प्राथमिक पुटिका। क्या बोलेंगे इसे? प्राथमिक पुटिका कहेंगे। जी हाँ इसे क्या कहेंगे? प्राथमिक पुटिका। और प्राथमिक पुटिका बाद में जो है किसमें बदल जाती है? सेकेंडरी फॉलिकल्स में बदल जाती है। जी हाँ किसमें बदलेगी? सेकेंडरी फॉलिकल्स। और सेकेंडरी फॉलिकल्स आगे जाकर किसमें बदलती है? टर्सरी फॉलिकल्स में बदल जाती है, तृतीयक पुटिका में। तृतीयक पुटिका। और तृतीयक पुटिका आगे जाकर के किसमें बदलेगी? मैच्योर फॉलिकल्स या परिपक्वन पुटिका में क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है, परिपक्वन पुटिका। और जो परिपक्वन पुटिका है इसे तो अपन क्या बोलते हैं? ग्राफियन फॉलिकल्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ग्राफियन फॉलिकल्स अर्थात ग्राफियन पुटिका। और ये जो ग्राफियन पुटिका है इसके अंदर क्या होता है? oocyte होता है, अर्थात अंडाणु होता है। और जब ग्राफियन पुटिका के अंदर LH हार्मोन के कारण, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कारण क्या होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कारण जो है अंडाणु वो क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है। oocyte जो है अंडाणु क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है। और जो संरचना बचती है इसे अपन क्या बोलते हैं? कार्पस। क्या बोलेंगे इसे? कार्पस ल्यूटियम कहेंगे। क्या बोलेंगे? कार्पस ल्यूटियम। और कार्पस ल्यूटियम के द्वारा हार्मोन स्रावित होता है और उस हार्मोन का नाम क्या है? प्रोजेस्टेरोन। जी हाँ क्या है मेरे दोस्तों? प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन। बात समझ में आ रही है? ये क्या होगा? कौन सा हार्मोन हो गया? प्रोजेस्टेरोन हो गया। और जो ये फॉलिकल्स हैं, इन फॉलिकल्स के द्वारा भी एक हार्मोन स्रावित होता है, उसका नाम, जी हाँ उसका नाम क्या है? एस्ट्रोजन हार्मोन है। क्या होगा? एस्ट्रोजन हार्मोन। क्या होगा? एस्ट्रोजन हार्मोन। बात समझ में आ रही कि देखो प्राइमरी फॉलिकल्स थी, ये जो फॉलिकल्स हैं ये बाद में किसमें डिवाइड हो जाती है? प्राइमरी फॉलिकल्स में, प्राथमिक पुटिका में। और प्राथमिक पुटिका आगे जाकर सेकेंडरी फॉलिकल्स में अर्थात द्वितीयक पुटिका में। और द्वितीयक पुटिका आगे जाकर टर्सरी पुटिका में अर्थात तृतीयक पुटिका में या फॉलिकल्स में क्या होती है? डिवाइड हो जाती है।
और प्रत्येक पुटिका में अलग हार्मोन के कारण, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कारण क्या होता है कि जो ये ग्राफिन पुटिका है ये क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है, और रप्चर होने के कारण जो अंडाणु है वो बाहर आ जाता है। क्या होगा, बाहर आ जाएगा, और जो संरचना बनेगी उसे अपन क्या बोल रहे हैं, कार्पस लुटियम बोल रहे हैं। और कार्पस लुटियम के द्वारा जो हार्मोन स्रावित होता है उसका नाम क्या है, अगला ये ऑप्शन था प्रोजेस्टेरोन। बात समझ में आई, ये नर हार्मोन हो गया, ये मादा हार्मोन हो गया। ये भी समझ में आ गया कि ये पुटिका के द्वारा स्रावित होता है, और ये किसके द्वारा स्रावित होता है, कार्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होता है, ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होता है। बात समझ में आ गई। अगला है रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है, जब बच्चे का जब जन्म हो रहा होता है तो उस समय जो अपरा है, कौन है, अपरा या अपन क्या बोल सकते हैं इसको, प्लेसेंटा। और ये क्या होती है, भ्रूण को गर्भाशय से जोड़ने वाली एक नालवाद संरचना होती है। भ्रूण को गर्भाशय से जोड़ने वाली एक नालवाद संरचना होती है जो इसे पोषण, उत्सर्जन व श्वसन में क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। तो अपरा के द्वारा ही रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, और ये रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है, उसे प्यूबिस सिम्फाइसिस का जो जोड़ है उसको क्या करता है, चौड़ा करता है, और भ्रूणीय जो परिवर्धन यानी कि भ्रूण को बाहर निकालने में, भ्रूण को एग्जिट कराने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो इसी के अंदर अपने खूबसूरत सवाल हो गए। ठीक है, आगे अपन डिस्कस करते हैं कि स्त्री में रज चक्र औसतन कितने दिनों का होता है। जी हाँ, स्त्रियों में जो रज चक्र है वो कितने दिनों का होगा, ये अपन डिस्कस करते हैं। तो आपको बता दूं कि रज चक्र क्या है, पहले अपन बात करते हैं। जो रज चक्र है, रज चक्र क्या होता है कि अपने को पता है कि जो महिलाएं होती हैं, ये किसका चित्र है, ये है मादा जननतंत्र का, ये नॉर्मल सा चित्र बना रहा हूं मैं। ठीक है, ये अंडाणु हो जाएगा, इधर से इसकी संरचना हो गई, और ये क्या हो गया, अंडाणु हो गया। यहां पर बना देता हूं। चलो, इसके बाद में देखो बात किसकी करें, रज चक्र की बात करें। रज चक्र होता क्या है, अब देखो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है वो क्या कहलाता है, गर्भाशय कहलाता है, गर्भाशय कहलाता है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या होगा कि अंडे का जो है फॉर्मेशन होता है। अब अंडा जो है, जो अंडाणु है वो किसमें आता है, अंडाणु, इसको क्या बोलते हैं, अंडवाहिनी बोलते हैं, अंडवाहिनी, अंडवाहिनी कहते हैं। अब जो अंडवाहिनी है, ये जो अंडवाहिनी है इसके अंदर क्या होता है, निषेचन की क्रिया होती है। क्या होती है, निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन का मतलब क्या हो गया, नर व मादा युग्मकों का संलयन। अगर पार्ट पूछ ले कि भाई कौन से पार्ट में संपन्न होती है, तो ये जो पार्ट है ये पार्ट कहलाता है एम्पुला पार्ट। ठीक है, बाद में अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी अपन बात किसकी करें, रज चक्र की बात करें। ये कौन सा पार्ट हो जाएगा, एम्पुला वाला पार्ट हो गया, जहां निषेचन की क्रिया होती है। तो चलो एक और सवाल कर लेते हैं, निषेचन क्या होता है। निषेचन का मतलब होता है नर व मादा युग्मकों का जो संलयन है वो क्या कहलाता है, नर व मादा युग्मकों का संलयन, अर्थात नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु, इन दोनों का जो संलयन है वो क्या कहलाएगा, निषेचन कहलाता है। बात समझ में आ गई। अब अपन बात किसकी कर रहे थे, रज चक्र की बात कर रहे थे। तो जो यहाँ पर जो निषेचन की क्रिया के लिए अंडाणु बनता है, अगर निषेचन नहीं होता, अगर निषेचन नहीं होता तो जो अंडाणु है वो कहां पर आ जाता है, इस वाले पार्ट पर आ जाता है। जो अंडाणु है वो इस वाले पार्ट पर आ जाता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम कहते हैं। क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम कहते हैं, मेट्रियम। एंडोमेट्रियम वाला पार्ट जो है वो क्यों बनता है, एंडोमेट्रियम वाला पार्ट इसीलिए बनता है कि जब क्या आएगा, जब निषेचन के दौरान, जब निषेचित अंडा आएगा, ठीक है, निषेचन के दौरान, निषेचन के बाद निषेचित जो अंडा आएगा उसको रोपित करने के लिए एंडोमेट्रियम का निर्माण होता है। बात समझ में आ रही है, एंडोमेट्रियम का क्या होता है, निर्माण होता है। अब एंडोमेट्रियम का निर्माण हो गया तो यहाँ पर जो है, जो यहाँ पर दो अवस्था हो जाती है, ब्लास्टुला और मोरुला। मोरुला पहले होती है, उसके बाद में ब्लास्टुला। यहाँ पर जो ग्रेस्टुला भवन,
ग्रेजुलेशन जो है वो प्रक्रिया होती है। इसीलिए क्या होता है कि एंडोमेट्रियम का क्या होता है, निर्माण होता है बार बार, यानी कि प्रत्येक माह में उस परत का जो निर्माण होता है। लेकिन जब अंडाणु, केवल अंडाणु आ जाता है, निषेचित अंडा नहीं, केवल अंडाणु अगर आ जाता है, तो जो एंडोमेट्रियम है वो ब्लड के रूप में क्या करने लगती है, स्रावित होने लगती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, रक्त चक्र बोलते हैं। और यह रक्त चक्र कितने दिनों का होता है, औसतन 28 दिनों का होता है। कितने दिनों का होगा, जी हाँ बिल्कुल 28 दिनों का होता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगली बात करते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या है, थायराइड ग्रंथि की आत्महत्या किसे कहते हैं। जी हाँ, थायराइड ग्रंथि की आत्महत्या किसे कहेंगे। पहला ऑप्शन है हाशीमोटो रोग, दूसरा ऑप्शन है मधुमेह रोग, तीसरा ऑप्शन है गलगंड और चौथा है बोनापन। अपन चारों के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला देख लेते हैं अपन, हाशीमोटो रोग। क्या है, हाशीमोटो रोग, ध्यान से सुनना, हाशीमोटो रोग। देखो मैं बता दूं आप लोगों को, थायराइड ग्रंथि जो है, जो मनुष्य उसके अंदर यहाँ पर क्या होती है, उपस्थित होती है, ठीक है, गले पर। अब जो थायराइड ग्रंथि है उसके द्वारा स्रावित हार्मोन्स होते हैं, वो थायरोक्सिन कहलाता है, ठीक है। बात अपने किसकी करें, अपने को तो आत्महत्या चेक करनी है, यानी कि जो थायराइड ग्रंथि का जो मोटापा हो जाता है, मोटापे का मतलब हो गया कि बड़ी हो जाती है थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि बड़ी हो जाती है। इसके लिए क्या किया जाता है कि गोली वगैरह या अपन एंटीबायोटिक्स जो लेते हैं, ठीक है, वो एंटीबायोटिक्स या जो एंटीबॉडी है जो निर्माण हुई है, वो एंटीबॉडी क्या करेगी, गले के अंदर जो गलगंड नामक रोग है, गलगंड नामक रोग कैसे होता है, देखो एक बार अपन डिस्कस कर लेते हैं इसी के बारे में। गलगंड नामक रोग, गलगंड के अंदर जो है, यहाँ पर जो है गला जो मोटा हो जाता है। गला क्यों मोटा होता है, थायराइड ग्रंथि मोटी होती है। अब थायराइड ग्रंथि मोटी क्यों होती है, देखो बात ऐसे होता है कि जो थायराइड ग्रंथि है वो क्या करती है, थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव कम करती है। थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव जब कम करने लगती है, अब कम क्यों करेगी, वो कम इसलिए करेगी क्योंकि जो थायरोक्सिन के अंदर जो T3 व T4 जो हार्मोन होते हैं, इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, थायरोक्सिन कहते हैं। T3 को और T4 को दोनों को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, थायरोक्सिन कहते हैं। और T3 और T4 की संरचना के अंदर आयोडीन होता है, ठीक है, आयोडीन होता है। अब ये आयोडीन की कमी के कारण क्या होगा, कमी हुई तो T3 और T4 का निर्माण नहीं होगा। T3 T4 का निर्माण नहीं हुआ तो सीधी सी बात है थायरोक्सिन का निर्माण भी नहीं होगा। अब थायरोक्सिन का निर्माण नहीं होगा तो हमारे शरीर के अंदर BMR आधारी उपापचयी दर का कंट्रोल कौन करेगा, उपापचयी दर का कंट्रोल, ठीक है, आधारी उपापचयी दर का कौन कंट्रोल करेगा, ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक जो रेट है उसका कंट्रोल कौन करेगा, इसका कंट्रोल करने का काम ही किसको दिया गया है, थायरोक्सिन को दिया गया है। अब थायरोक्सिन की मात्रा कम हुई तो हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिक रेट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर ज्यादा हुआ तो मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगी और कम हुआ तो मेटाबॉलिक जो रेट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब क्या कहा कि जो हमारे अंदर मास्टर ग्रंथि कौन सी होती है, पीयूष ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि होगी, पीयूष ग्रंथि होगी। इसके द्वारा एक हार्मोन स्रावित किया जाता है TSH, अर्थात थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, थायरोक्सिन जो थायराइड ग्रंथि है इसको कहता है कि थायरोक्सिन स्रावित कर क्या कर रहा है भाई, जैसे बोलता है क्या कर रहा है भाई, यहाँ पर हमारे शरीर की मेटाबॉलिक रेट कम हो रही है, जहां से TSH रिलीज कर। अब इसने क्या किया, TSH रिलीज कर दिया। और इसको ऑर्डर भी कहां से मिला है, बिल्कुल सही, मास्टर ग्लैंड के द्वारा इसको ऑर्डर मिला है। और उस मास्टर ग्लैंड का नाम क्या है, हाइपोथैलेमस है। क्या होगा, हाइपोथैलेमस है, ठीक है। अब हाइपोथैलेमस के द्वारा हार्मोन रिलीज हुआ जिसे अपन रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को ऑर्डर मिला, पीयूष ग्रंथि ने क्या किया, TSH रिलीज किया। TSH अर्थात थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है
उसने क्या कहा थायराइड ग्रंथि को कि थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज कर। थायराइड ग्रंथि को तो ऑर्डर मिलना चाहिए था, अपने क्या है थायरोक्सिन रिलीज कर देते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। अब इसने क्या किया कि थायरोक्सिन रिलीज किया। अब थायरोक्सिन रिलीज किया, उसने क्या किया कि वो ये जब थायराइड ग्रंथि बड़ी होगी तो ज्यादा रिलीज करेगी, इसलिए क्या होती है वो थायराइड ग्रंथि ज्यादा बड़ी हो जाती है, आकार क्या हो जाता है उसका बड़ा हो जाता है। इसीलिए इसी कारण जो गलगंड नामक रोग हो जाता है उसे अपन क्या बोलते हैं, गलगंडी बोलते हैं। ठीक है, गलगंड नामक जो रोग हो जाता है इसकी अपन बात करें। अब गलगंड नामक रोग तो हो गया, अब इसकी एंटीबॉडी तो लेंगे, तो इसकी एंटीबॉडी अपन लेते हैं तो हमारे शरीर में जो एंटीबॉडियों का जो निर्माण हो जाता है, ठीक है, एंटीबॉडियों का निर्माण हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो अब गलगंड नामक जो रोग है वो क्या हो जाएगा, नष्ट होना स्टार्ट हो, अर्थात जो हमारी थायराइड ग्रंथि है वो क्या करने लगेगी, आत्महत्या करने लगेगी। इस क्रिया के अंदर जो कौन सी एंटीबॉडी बनती है वो और बता देता हूं आप लोगों को, स्वय प्रतिरक्षा। स्वय का मतलब है खुद, स्वय का मतलब होता है खुद, और प्रतिरक्षा का मतलब आप लोगों को पता है कि प्रतिरक्षा क्या होती है, हमारे शरीर के अंदर जो एंटीबॉडी पाई जाती है वही क्या है, प्रतिरक्षा है, जो जीवाणुओं से या रोगाणुओं से हमारी रक्षा करती है। अब इसने क्या किया कि जो थायराइड ग्रंथि थी उसी क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। थायराइड ग्रंथि का जो आकार बड़ा हो गया था उसे धीरे 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 नष्ट करना स्टार्ट कर दिया, और हमारी ही प्रतिरक्षा ने किया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, आत्महत्या कहते हैं। बात समझ में आई। हाथी मोटा रोग हो गया, गलगंड नामक रोग हो गया, बचे ये दो, मधुमेह बच गया और बोनापन बच गया। ठीक है, अब मधुमेह की अपन बात करते हैं। मधुमेह को वैसे अपन क्या बोलते हैं, हाँ बिल्कुल सही, शुगर, क्या बोलेंगे, शुगर कहते हैं। मधुमेह, मधुमेह शुगर कहते हैं। अब देखो मधुमेह क्यों होता है, मधुमेह का सीधा सा कारण है कि मधुमेह जो होगा वो किसके कारण होगा, वो होगा इंसुलिन की कमी से। किसकी कमी से, इंसुलिन की कमी से। अब इंसुलिन की कमी से भाई मधुमेह क्यों हुआ, हाशीमोटो रोग क्यों नहीं हुआ। देखो होता कारण क्या है कि जो इंसुलिन होती है वो क्या करती है, जो अपने शरीर के अंदर जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज होता है, इसको किस में कन्वर्ट कराती है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कराती है। जी हाँ मेरे दोस्तों, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कराती है। अब ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कराएगी, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे शरीर में ग्लूकोज को बैलेंस करने का काम किसका है, इंसुलिन का है। ग्लूकोज को बैलेंस करने का काम किसका है, इंसुलिन का है। अब क्या हुआ कि इंसुलिन की मात्रा कम हुई तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन बदलेगा, और इस कार्य जो ये कार्य है वो किस में होता है, यकृत में होता है। जी हाँ, लीवर में होता है। ठीक है, तो इंसुलिन को ग्लाइकोजन में बदलना था, अब सॉरी माफ करना, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना था, और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम कौन करेगा, इंसुलिन करता है। ठीक है, इसीलिए जो इंसुलिन की कमी हुई तो मधुमेह का क्या हो गया, रोग हो गया, क्योंकि हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो गई, और ग्लूकोज क्या है, शुगर है, यानी कि जो शर्करा है उसकी मात्रा ज्यादा हो गई, तो सीधी सी बात है क्या हो गया, मधुमेह नामक रोग हो गया। इसी के साथ चलो और कुछ भी बता देता हूं। जो इंसुलिन है, इंसुलिन की जो खोज है वो किसने की थी, कनाडा के अंदर क्या होता है, कनाडा के अंदर उसे ही बेटिंग करवाई जाती है। पहले कनाडा के अंदर उसे ही बेटिंग करवाई जाएगी, जी हाँ, जो बेस्ट होगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना, यानी कि कनाडा के बेटिंग और बेस्ट नामक वैज्ञानिक द्वारा 1921 के अंदर इंसुलिन की खोज की गई थी। और इसी के साथ जो सेंगन नामक वैज्ञानिक थे, सेंगन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया था, इसकी प्रोटीन प्रकृति का, प्रोटीन प्रकृति का क्या लगाया था, पता लगाया था। इसीलिए इसको जो क्या 1953 के अंदर क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नोबेल पुरस्कार से क्या किया गया था, जी हाँ मेरे दोस्तों, इसे सम्मानित किया गया था। बात समझ में आ रही है। और ये और बता देता हूं, जो इंसुलिन है वो किसके द्वारा स्रावित होती है, जो अग्नाशय होता है, अग्नाशय जो होता है, अग्नाशय होता है, अग्नाशय की जो बीटा सेल्स है, बीटा सेल्स हैं, इन्हीं के द्वारा जो है इंसुलिन का क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन का क्या होगा, स्राव होगा। बात समझ में आ रही है ना।
अब देखो एक सीधा सा मतलब अपन निकालते हैं, इसको थोड़ा सा एक साइड में रख करके, जैसे मान लो क्या है, रमेश है। रमेश क्या करता है कि एक महीने के अंदर 30,000 रुपए कमाता है। बात समझ में आ रही है? 30,000 रुपए कमाता है। 30 में से उसके 20,000 रुपए तो क्या हो जाते हैं, खर्च हो जाते हैं। 20,000 रुपए क्या हो जाएंगे, खर्च हो जाएंगे। लेकिन 10,000 रुपए क्या बच रहे हैं, सेव बच रहे हैं उसके। ठीक है, 10,000 रुपए सेव बचते हैं। और जो 10,000 रुपए ये क्या करता है, बड़ा ही टैलेंटेड खोपड़ी वाला है, बैंक में डाल देता है। ठीक है, ऐसे ही अगले महीने के अंदर 30,000 रुपए मिलेंगे, फिर 20,000 रुपए खर्च करेगा और फिर 10,000 रुपए क्या करेगा, ये बैंक में डालेगा। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही क्या होता है, हमारा जो सेल्स है, हमारी जो कोशिकाएं हैं, हमारे अंदर जो यकृत है और हमारे अंदर जो इंसुलिन है, इंसुलिन भी तो यही कर रहा है, बड़ा ही तेज खोपड़ी वाला है। ये भी तो क्या करता है, हमारे शरीर में क्या हुआ कि ग्लूकोज का लेवल ऊपर हो गया। ग्लूकोज का जो लेवल है, अर्थात ये इसका लेवल ऊपर हो गया तो इसने बैंक में डाल दिया। तो इसने क्या किया कि ग्लूकोज को जब इसका लेवल ऊपर हो गया तो ग्लाइकोजन में बदल दिया, इसका बैंक हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, ये बैंक हो गया। अब क्या करवाना है कि क्या हुआ कि लॉकडाउन लग गया, और लॉकडाउन लगने के कारण क्या हुआ कि रमेश को वापस से बैंक से रुपए निकालने पड़े। रमेश को बैंक से रुपए निकालने को पड़े, तो इसकी जो जरूरत है वो क्या हो गई, पूरी हो गई। ऐसे ही हमारे शरीर में जब ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है तो वापस से क्या कर दिया जाता है, जो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में परिवर्तित कर दिया जाता है। ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में परिवर्तित कर दिया जाता है। और इसकी सहायता कौन करता है, अर्थात ये कार्य कौन करता है, वो है, उसका नाम है ग्लूकेगॉन हार्मोन। कौन है, ग्लूकेगॉन हार्मोन, ग्लूकेगॉन हार्मोन है। ठीक है, और ये अग्नाशय की जो अल्फा कोशिकाएं हैं उसके द्वारा क्या होता है, स्रावित होता है। बात समझ में आ गई? तो ये जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का काम ग्लूकेगॉन का है, और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम इंसुलिन का है। ठीक, अगला सवाल, अगला क्या होता है इसमें, बोनापन। देखो जो बोनापन है वो किसके कारण होता है, अर्थात हाइट की जो कमी है वो किसके कारण होगा। हमें पता है कि जो हमारी जो मास्टर ग्रंथि है, जिसे क्या बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि, तो पीयूष ग्रंथि के द्वारा एक हार्मोन स्रावित होता है, उसका नाम है ग्रोथ हार्मोन, या अपन क्या बोल सकते हैं इसको, एसटीएस, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, तो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन है, ये क्या करता है, मनुष्य की जो लंबाई है, लंबाई का क्या करता है, कंट्रोल रखता है। अर्थात जब जीएच हार्मोन की कमी होगी तो जो रोग होगा उसे अपन क्या कहेंगे, बोनापन कहेंगे। क्लियर? चलो अगला सवाल है, किस ग्रंथि को लैंगिक जैविक घड़ी अर्थात बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम, लैंगिक जैविक घड़ी किसे कहा जाता है। लैंगिक जैविक घड़ी का मतलब क्या हो गया कि लैंगिक जैविक घड़ी का सीधा सा मतलब क्या हुआ कि देखो हमारे शरीर के अंदर जो क्लॉक सिस्टम है, अपन 9 बजे नींद आनी है तो 9 बजे ही आएगी, आदत हो गई, जिसको अपन क्या बोलते हैं, आदत हो गई। अर्थात इसको वैसे जैविक घड़ी भी बोलते हैं। और ये भी बताऊंगा आप लोगों को कि लैंगिक जैविक घड़ी क्यों बोलते हैं इसको। देखो इसको जैविक घड़ी इसलिए बोलते हैं, जो क्लॉक सिस्टम है या क्लॉक है, जैविक घड़ी। जैविक घड़ी क्यों कहेंगे इसको, जैविक घड़ी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके द्वारा एक हार्मोन रिलीज होता है। कौन है, जो पीनियल जो है, पीनियल है, पीनियल, और पीनियल के द्वारा एक हार्मोन रिलीज होता है, उसका नाम क्या है, मेलेटोनिन हार्मोन। जी हाँ, क्या है, मेलेटोनिन हार्मोन है। और ये अंधेरे में अधिक, जी हाँ, अंधेरे में अधिक व प्रकाश में क्या होता है, कम बनता है। प्रकाश में क्या होता है, कम बनता है। अंधेरे में तो अधिक, अंधेरे में क्या होगा, अधिक होगा। जैसे जैसे रात होती जाती है, अंधेरा हो जाएगा तो मेलेटोनिन का स्राव होगा और नींद आने लगेगी। ठीक है, और प्रकाश के अंदर अर्थात दिन के समय में नींद कम आती है। ठीक है, तो वो किसके कारण होगा, प्रकाश, जो प्रकाश के अंदर जो मेलेटोनिन हार्मोन है
वो क्या होता है, कम सक्रिय यानी कि कम निकलता है, कम स्रावित होता है। ठीक है, तो ये किसके कारण हो रहा है, मेलेटोनिन हार्मोन के कारण। और इसे लैंगिक जैविक घड़ी क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति क्या होते हैं, अंधे होते हैं, जो व्यक्ति क्या होते हैं, अंधे होते हैं, तो उनके अंदर जो उनके जो जननांग है वो जल्दी क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। जननांग क्या हो जाते हैं, जल्दी क्या हो जाएंगे, विकसित हो जाएंगे। ठीक है, जल्दी क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। ठीक, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, लैंगिक जैविक घड़ी कहते हैं। बात समझ में आई। अब अपन और ऑप्शन भी देख लेते हैं। पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि को नहीं कहेंगे। ठीक है, थायराइड ग्रंथि है, और पीयूष ग्रंथि के द्वारा तो अधिकांश जो हार्मोन है वो क्या किए जाते हैं, स्रावित किए जाते हैं। लगभग 7 या 8 जो हार्मोन है वो क्या किए जाते हैं, स्रावित किए जाते हैं। क्योंकि पीयूष ग्रंथि है उसके कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। एक होता है एडिनो हाइपोफाइसिस और एक होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो एडिनो हाइपोफाइसिस के द्वारा हार्मोन स्रावित होते हैं और ऐसे ही न्यूरो हाइपोफाइसिस के द्वारा हार्मोन स्रावित होते हैं। ये थायराइड ग्रंथि है, ये तो मेटाबॉलिक जो रेट है उसको क्या करती है, कंट्रोल करती है। पीनियल ग्रंथि, जी हाँ, पीनियल ग्रंथि के द्वारा मेलेटोनिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। तो क्या होगा, वो जो लैंगिक जैविक घड़ी की बात क्या करता है, कार्य करता है। अगला है एड्रिनल। एड्रिनल क्या होता है, एड्रिनल जो है वो कहाँ होता है, चलो मैं बता ही देता हूं। जो किडनी है अपनी, जो किडनी है ये क्या है, सपोज दैट ये क्या है, किडनी है। तो किडनी के ऊपर जो एक ग्रंथि पाई जाती है उसका नाम है अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि के भी कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। इसका जो बाहर का जो भाग है उसे अपन क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं, और अंदर का जो भाग है उसे अपन क्या बोलते हैं, मेडुला कहते हैं। जी हाँ, क्या बोलेंगे इसे, मेडुला। और मेडुला के द्वारा हार्मोन स्रावित होते हैं 2 प्रकार के, और एक हार्मोन का नाम क्या है, नोर एड्रिनलिन, और एक हार्मोन का नाम क्या है, एड्रिनलिन। ठीक है, लेकिन ये क्या बोल रहा है, एड्रिनल। एड्रिनल तो क्या होगी, इसे अपन क्या बोलते हैं, एड्रिनल कहते हैं, एड्रिनल। ठीक है, इसे अपन क्या बोलेंगे, एड्रिनल कहेंगे। बात समझ में आ गई। और एड्रिनल के 2 भाग, एड्रिनल के कितने भाग, 2 भाग। एक भाग कॉर्टेक्स वाला भाग और एक भाग कौन सा हो गया, मेडुला वाला भाग हो गया। कॉर्टेक्स वाले भाग के भी कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। जोना फेसिकुलेटा, जोना रेडिकुलरिस, और एक होता है जोना, एक तो क्या होगा, जोना फेसिकुलेटा, फेसिक्यूलेटा, जोना फेसिकुलेटा, और एक होगा जोना रेडिकुलरिस, और एक का नाम क्या है, जोना रेडिकुलरिस, रेडिक्यूलेरिस, और एक का नाम क्या होगा, जोना ग्लोमेरुलोसा। क्या होगा, जोना ग्लोमेरुलोसा। तो ये 3 भाग होते हैं किसके, एड्रिनल के। ठीक है, अर्थात अधिवृक्क ग्रंथि। चलो बाकी अपन डिटेल से बाद में बात करेंगे, अभी अपन नॉर्मल सा डिस्कस किए हैं। अगला सवाल क्या है, मानव में नर तथा मादा प्राथमिक अंगों के नाम लिखिए। तो पहले अपन बात कर चुके हैं कि मानव के अंदर नर है, उसके अंदर जो नर होगा तो नर के अंदर जो वृषण है, वृषण क्या होते हैं, प्राथमिक जो जननांग होते हैं। वो क्यों होते हैं, क्योंकि इनके द्वारा हार्मोन स्रावित होता है। और हार्मोन अपन ने पहले बात कर ली कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है या एंड्रोजन हार्मोन है वो स्रावित होता है। मादा है तो मादा के अंदर क्या होंगे, अंडाशय। अंडाशय क्यों है, क्योंकि इसी के द्वारा जो हार्मोन क्या किए जाते हैं, स्रावित किए जाते हैं। कौन से, एस्ट्रोजन हार्मोन। एक तो क्या होगा, एस्ट्रोजन हार्मोन, और एक होगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, ये अपन ने पहले डिस्कस कर लिया। अगला सवाल है, मानव में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोष क्यों पाए जाते हैं। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये जो सवाल है वो लगता है कि इस साल कंफर्म आएगा। देखो, मानव के अंदर जो वृषण है वो वृषण कोष में पाए जाते हैं। जैसे अपन इसके ऊपर के लेयर की बात करें तो ये मान लो क्या है, उदर गुहा है, और ये क्या है, वृषण कोष है, वृषण कोष है। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, टेस्टिस पाए जाते हैं। क्या होंगे, टेस्टिस पाए जाएंगे।
ये हो गए क्या, टेस्टिस हो गए। अब देखो वर्षण कोशों के अंदर क्या उपस्थित होते हैं ये अपन डिस्कस करें, क्योंकि जो मानव का जो टेम्परेचर है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड ताप। जी हाँ, 37 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, ताप होता है, टेम्परेचर होता है। और जो वर्षण होते हैं वर्षण कोश में इसीलिए उपस्थित होते हैं क्योंकि इनका जो शुक्राणुओं का जो निर्माण है, शुक्राणुओं का जो निर्माण है वह लगभग 34 डिग्री सेंटीग्रेड के लमसम होता है। ठीक है, 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के क्या होता है, समान सा होता है। तो यहाँ पर जो शुक्राणुओं का निर्माण करने के लिए ही क्या होंगे, जो वर्षण है वो वर्षण कोश में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। क्योंकि टेम्परेचर क्या होना चाहिए इनका, 2 से 2.5 डिग्री जो सेंटीग्रेड ताप है हमारे शरीर से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इसीलिए जो क्या होते हैं वर्षण कोश के अंदर जो वर्षण क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। बात समझ में आ गई। अब जो है सर्दियों के अंदर क्या होता है, इनके अंदर जो 2 मसल्स पाई जाती है, क्या होती है, 2 मसल्स या क्या होती है, पेशियां पाई जाती हैं। एक को अपन क्या बोलते हैं, क्रेमास्टर मसल्स, या अपन क्या बोलते हैं इसको, वर्षणोत्कर्ष पेशी, वर्षणोत्कर्ष पेशी। ठीक है, एक का नाम क्या है, वर्षणोत्कर्ष पेशी, और एक को बोलते हैं, ये तो हो गया क्रेमास्टर मसल्स हो गया, एक को अपन क्या बोलेंगे, डार्टोस पेशी, डार्टोस पेशी कहेंगे। क्या बोलेंगे, डार्टोस पेशी। तो ये जो वर्षणोत्कर्ष पेशी है और जो डार्टोस पेशी है ये क्या दर्शाती है, टेम्परेचर के जो समानुपाती है, टेम्परेचर के खिलाफ क्या कर देती है, संकोचन, संकोचन व शीतलन प्रदर्शित करती है। क्या करेंगी, संकोचन व शीतलन क्या करती है, प्रदर्शित करेंगे, शीतलन। वो कैसे, जब टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा तो ये जो वर्षण कोश है ये उदर गुहा के समीप आ जाते हैं। जो वर्षण कोश है वो उदर गुहा के क्या आ जाएंगे, समीप आ जाएंगे, क्योंकि अब टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए डार्टोस पेशी और क्रेमास्टर जो मसल्स है वो क्या करती है, इसमें हेल्प करती है। ठीक, यही अपने जो छह के सवाल हैं, इसी के आधार पर अपन ने खूब सारे सवालों के बारे में पढ़ा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, और आगे मैं इसके लगभग जो है 15 लगभग 50 सवाल हैं वो आपको मैं करवाऊंगा, और 50 में से मेरे को लगता है कि 100% इन 50 सवालों में से जो सवाल है वो 7 नंबर के आपके पूरे हो जाएंगे। अर्थात इन 7 में से तो 7 आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, कहीं नहीं छूटेंगे। और मैं आप लोगों को जैसे जैसे टाइम मिलता है मैं आप लोगों को सारे के सारे जो पार्ट हैं उन सभी के सवाल मैं क्या करूंगा, हल करूंगा। बस हमारे साथ बने रहिएगा।